कैसे कैसे फाइंड आउट करते हैं? डिफ्रेंसिएशन कर देंगे, बर्कलन का डिफ्रेंसिएशन से, बर्कलन टाइम का, ग्राफ का, स्लोप से। एवरेज पावर कैसे निकालेंगे? डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल्टा टी से एवरेज पावर आ जाएगा। इंस्टेंटेनियस निकालने के लिए दो अलग नियम दे दिया था आपको। ये इंस्टेंटेनियस के लिए एफ डॉट भी कर दिया था। एवरेज पावर किसी एम मास का ऑब्जेक्ट को एच हाइट पे ले जाते हैं तो बर्कलन कितना करते हैं? एम जी एच बाई टी कर देंगे तो क्या निकल जाएगा वहाँ से? तो डेट विल बी एवरेज पावर आ जाएगा। देख लें इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज। बाकी उसके अलावा बताया था हमने कि न्यूटन लॉ के जितने भी क्वेश्चंस थे सारे में क्वेश्चंस में क्या निकालने की जरूरत पड़ सकती है हमें? पावर। तो कैसे निकालेंगे आप? तो अगर कुछ नहीं बोला गया तो कौन सा पावर की बात होती है? एवरेज की बात होती है। तो एवरेज के लिए तो क्या करेंगे आप? बर्कलन बाई तो टाइम टेकन से निकालेंगे। बर्कलन बाई टाइम टेकन। पिछले क्लास में बता दिया कि M1 लाइक दो ऑब्जेक्ट M1 M2 का केस था। टेंशन की वैल्यू तो 2M1 M2G बाई M1 प्लस M2 और कॉरस्पॉन्डिंग जो है तो M2 पे जो टेंशन लग रहा डिस्प्लेसमेंट S में, तो बर्कलन कितना करेगा टेंशन? डिस्प्लेसमेंट S में टेंशन कितना बर्कलन करेगा? टेंशन जो बर्कलन करेगा माइनस टी इंटू एस। कितना करेगा? M2 ब्लॉक इधर था, M2 डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा, टेंशन कहाँ लग रहा है? दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री। बर्कलन कितना? माइनस टी इंटू एस और टाइम टेकन से डिवाइड करते हैं तो क्या निकल जाएगा हमारा? एस की वैल्यू क्या लिखना पड़ सकता है? एस बराबर 80 स्क्वायर बाई 2। एस बराबर और ए की वैल्यू कितनी होती है? ए की वैल्यू M2 माइनस M1 बटे M2 प्लस M1 इंटू जी। एक्सेलरेशन की वैल्यू वहाँ से निकाल लोगे तुम। उसी डायग्राम की बात कर रहे हैं M2 और M1 वाले के लिए। मैं बोलना चाहता हूँ कि न्यूटन लॉ के जितने क्वेश्चंस थे सारे क्वेश्चंस में तो टेंशन के लिए तो पावर निकालने की ज़रूरत हो सकती है या किसी और तो प्रोसेस के लिए बर्कलन निकालने की ज़रूरत पड़ सकती है। ये लिखा हुआ क्या हमारे पास? इंक्लाइन प्लेन है, ये दिया हुआ, ये थीटा दिया हुआ, ये दिया हुआ। वन इन एक्स। ये लाइक ये हाइपोटेनस एक्स दिया हुआ और परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ? 1 दिया हुआ। इसको तो टेक्निकली क्या नाम से पुकारते हैं? तो 1 इन एक्स। कहीं पे ऐसा लिखा हो इंक्लाइन प्लेन है और 1 इन एक्स से मतलब यही है, मतलब साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो साइन थीटा विल बी 1 बाई एक्स। साइन थीटा विल बी 1 बाई एक्स। तो सवाल ये है कि इसको बोला जा रहा है कि इस इंक्लाइन प्लेन पे कोई ब्लॉक रखा हुआ है और ब्लॉक को कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर ले जा रहे हैं। इस इंक्लाइन प्लेन पे कोई ब्लॉक रखा हुआ है और ब्लॉक को कैसे ले जा रहे हैं आप? कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर ले जा रहे हैं। कांस्टेंट वेलोसिटी से स्मूथ सरफेस है, कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर ले जा रहे हैं। तो एक जो एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ रहा है, एफ का क्या बताना? पावर बताना। कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है। ब्लॉक किससे जा रहा है हमारा? कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है। गोइंग अपॉन द इंक्लाइन प्लेन। कांस्टेंट वेलोसिटी भी से ऊपर जा रहा है। तो पहले तो पता कर लें कांस्टेंट वेलोसिटी से जाने का पता एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी? कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन करने का मतलब फोर्स की वैल्यू कितनी है? फोर्स की वैल्यू mg sin थीटा
कितनी है? कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन जीरो। एक्सेलरेशन जीरो मतलब जितना ऊपर फोर्स है उतना ही। स्मूथ सरफेस पे ऊपर कितना लग रहा है? एफ लग रहा है, नीचे कितना लग रहा है? एम जे साइन थीटा। तो एफ की वैल्यू कितनी होगी हमारी? कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब एफ की वैल्यू एम जे साइन थीटा। तो इसी का क्या निकालना? पावर निकालना। एफ का क्या निकालना? तो पावर विल बी एफ इंटू वी। कांस्टेंट वेलोसिटी वी से ले जा रहे हैं, एम जे साइन थीटा इंटू वी यूज कर लेंगे आप। तो ऐसे किसी भी क्वेश्चंस में तो पावर से आपको कनेक्शन किया जा सकता है। आपको इंस्टेंटेनियस पावर और एवरेज पावर का फार्मूला पता हो गया किसी भी क्वेश्चन में। तो जब इंस्टेंटेनियस पावर करना होगा तो क्या कर लेंगे? एफ डॉट वी। और एवरेज पावर करना होगा तो वर्क डन बाई टाइम से मेजर कर लेंगे। बाकी स्पेशल केस में हम लोग आ जाते हैं। आपको बोल दिया कि न्यूटन लॉ के जितने क्वेश्चंस थे सारे क्वेश्चंस की यहाँ जरूरत पड़ सकती है। कल को ऐसा कोई बोल दिया कि व्हीकल चल रही है, व्हीकल जो है तो रफ सरफेस पे चल रही है, फ्रिक्शन में तो कितना पावर है तो लाइक डिसिपेट हो जा रहा है। यहाँ भी क्या होता है? एक्सटर्नल फोर्स तो लग रहा होगा ना आगे, तभी तो व्हीकल चल रही होगी। तो एक्सटर्नल फोर्स आगे लग रहा है, फ्रिक्शन किधर लग रहा है? और व्हीकल कांस्टेंट स्पीड से 20 चल रही है। तो पावर लिखना होगा तो क्या लेंगे इसके लिए? तो डाटा भी एफ एक्सटर्नल फोर्स के लिए तो प्लस में आएगा और फ्रिक्शन के लिए सिर्फ फ्रिक्शन का पावर पूछा जाएगा तो कितना लिख लेंगे? माइनस एफ वी। एफ की वैल्यू कितनी है? म्यू एम जी। एफ की वैल्यू कितनी है? यहाँ से बस एक ही लाइन बोलना मैं चाहता हूँ कि किसी भी क्वेश्चन में पावर का कनेक्शन किया जा सकता है, वर्क का कनेक्शन किया जा सकता है। बाकी देख लीजिए इंस्टेंटेनियस वाले वैल्यूज। तो पी इज इंस्टेंटेनियस की वैल्यू तो एफ डॉट वी आ गया था। अलग कर देता हूँ एफ वी कॉस थीटा। ऊपर वाला कब इस्तेमाल कर लेंगे आप? गोड वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ, फोर्स भी वेक्टर फॉर्म में और वेलोसिटी भी वेक्टर फॉर्म में। नहीं दिया हुआ वेक्टर फॉर्म में तो क्या दिया हो सकता है? एंगल तो दिया होगा। पहले इसके ऊपर वाले की चर्चा कर रहा हूँ। तो एफ डॉट वी समटाइम्स ऐसा दिया हो तो देख लो इधर। हमें इंस्टेंटेनियस पावर निकालने के लिए क्या चाहिए? फोर्स चाहिए और वेलोसिटी चाहिए। दोनों अगर आई जे के में है तो डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। तो समटाइम्स क्या दिया रहता? वेलोसिटी दिया रहता, फोर्स दिया नहीं रहता। तो क्या करोगे तुम? वेलोसिटी दिया हुआ डिफ्रेंशिएट करके एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, मास से गुना कर देंगे तो फोर्स बन जाएगा। फिर क्या कर लेंगे आप? समझ आ गया होगा लोगों को? पहले क्या करेंगे? सवाल में क्या दिया हुआ? वेलोसिटी डिफ्रेंशिएट करके एक्सेलरेशन, मास से गुना करके फोर्स, और फिर दोनों का डॉट प्रोडक्ट। डेट इज वन एस्पेक्ट। वेलोसिटी जब गिवन था तो कोई दिक्कत नहीं थी, एक ही स्टेप में काम हो गया। दूसरा स्टेप समटाइम्स क्या दिया रहता? तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दिया रहता। क्या दिया रहता है? तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को डिफ्रेंशिएट करके, अब वन मोर टाइम डिफ्रेंशिएट करके, और फिर दोनों का क्या कर लेंगे? डॉट प्रोडक्ट कर लेंगे। क्लियर? और कोई बताएगा और क्या हो सकता है? समटाइम्स दिया था फोर्स ही दिया रहता। क्या दिया रहता है? तो फोर्स दिया और मास से डिवाइड करके क्या निकाल लेंगे? एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करके तो वी निकाल लेंगे, और फिर दोनों का क्या ले लेंगे आप? डॉट प्रोडक्ट। तो ये पूरा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो गया। मास दिया हुआ 1 kg, इंस्टेंटेनियस पावर निकालना है। मास दिया हुआ 1 kg, फोर्स दिया हुआ है टी क्यू आई कैप,
इंस्टेंटेनियस पावर निकालना। कॉन्सेप्ट बता दिया क्या? फोर्स की वैल्यू टी क्यू आई कैप टी एच स्क्वायर जे कैप टी के कैप। कोई वेरिएबल तो फोर्स दिया हुआ। हाँ, इंस्टेंटेनियस पावर को यहाँ इंडिकेट कर रहा है, ये इंस्टेंटेनियस। बहुत आसान है। फोर्स दिया वो टी क्यू आई कैप टी एच स्क्वायर जे कैप एंड टी के कैप। तो एक्सेलरेशन भी इतना ही है, एफ इक्वल टू एम ए से एक्सेलरेशन भी इतना ही है। और हर एक बच्चों को बताया था कि v माइनस यू इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ए डी टी, v माइनस यू इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ए डी टी, v माइनस यू इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ए डी टी। इनिशियल वेलोसिटी जीरो वहाँ मेंशन है। इनिशियल वेलोसिटी अगर लग रहा है किसी को तो मान ले जीरो है यहाँ पे, ये क्वेश्चन में मेंशन रहेगा ये। तो b माइनस यू, भी की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, ए डी टी। ए कितना आ चुका है, टी क्यू आई कैप टी ए स्क्वायर जे एंड टी के कैप डी टी। टी क्यू आई कैप टी ए स्क्वायर जे कैप टी के कैप इंटीग्रेट कर लोगे, कितना लिखूँ? तो ऐसा आ जाएगा, दिस द वेक्टर फॉर्म में तो ऐसे ही रहेगा, टी का पावर 4/4 आई कैप टी का पावर 3/3 जे कैप and k cap. That's the velocity vector. ये क्लियर हो गया? मैं बोलना चाहता हूँ कि ओपन फंडा था कि फोर्स दिया हुआ एक्सेलरेशन निकालो, इंटीग्रेट करके भी निकालो। मतलब हमें इंस्टेंटेनियस पावर के लिए चाहिए क्या, किसी भी कंडीशन में फोर्स एंड वेलोसिटी चाहिए। डायरेक्ट दिया हो तो बढ़िया, नहीं दिया हो तो क्या करेंगे, या तो डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है या इंटीग्रेट करना पड़ता है। जब फोर्स या एक्सेलरेशन दिया रहेगा तो इंटीग्रेट करके वेलोसिटी निकालेंगे, या डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी दिया रहेगा तो डिफ्रेंशिएट करके क्या निकालेंगे आप, तो फोर्स एंड वेलोसिटी का कैलकुलेशन कर लेंगे। अब दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लें, ये फोर्स एंड वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, दैट विल गिव यू इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंटेनियस पावर के लिए तो डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, डाट इनको डॉट प्रोडक्ट लोगे, डाट विल आई वाले को आई वाले से गुना कर लेंगे, जे वाले को जे वाले से, के वाले को। क्लियर हो गया वो लोगों को? तो वन टाइप ऑफ क्वेश्चंस यहाँ से रहेंगे, दूसरा टाइप में जाओगे तुम। पी इंस्टेंटेनियस एफ डॉट भी 0 डिग्री पे कितना, तो एफ भी कॉस थीटा आ गया था, थीटा एंगल पे एफ भी कॉस थीटा। और वैसे 0 और 180 के लिए तो मेजर कर लोगे, 0, 90 एंड 180। ये जो टेबल लिखवाया कि 10 क्वेश्चन इसमें बताओगे तुम लोग। यहाँ पे प्लस एफ भी 0 और यहाँ पे 10 क्वेश्चन बताएंगे। इसमें क्या क्वेश्चन बनता है, देगा ये, इसमें क्या क्वेश्चन बनते हैं,
क्या क्वेश्चन बनेगा? ग्रेविटेशन पे क्या क्वेश्चन बनता है? सोल्व कर रहे हो तो मेरे क्वेश्चन रहता है कि बॉल को उछाल दिया गया, बॉल को उछाल दिया गया तो किस मोमेंट पे ग्रेटेस्ट पावर होगा ग्रेविटी का? ग्रेविटेशनल फोर्स का पावर मैक्सिमम कब है? फेंकते समय, गिरते समय, या मैक्सिमम हाइट पे? समझ नहीं आया? तो इसी फंडे पे चल रहा है। जब फेंकेंगे तो वेलोसिटी ऊपर और फोर्स नीचे, तो माइनस एफ ही, तो ये मिनिमम हो गया। और जब मैक्सिमम हाइट पे होगा तो वेलोसिटी जीरो हो गई, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जीरो, तो ये जीरो पावर। और जब लौट के आएगा तो वेलोसिटी नीचे, फोर्स भी नीचे, तो पावर क्या हो जाएगा हमारा? क्लियर हो गया होगा ये? किसी बॉल को उछाल दिया तो पावर मैक्सिमम कब होगा? ये कौन सा मोशन था? ये मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी के लिए तो आप क्लियर कर लोगे। बताया था कि अगर आप क्या कर लेते हो, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स को भी मेंटेन कर लेते हो, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में सब कुछ जान जाते हो कि टॉर्क क्या देता है, कब कितना देता है, कितना वर्क डन कहाँ पे करता है, कितना पावर देता है, तो मिनिमम 4 से 5 क्वेश्चन तो कहीं नहीं जाता है पेपर में, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में अच्छे से जान लेते हो। तो आपको दिखा दिया कि फिर से पावर के बारे में, ग्रेविटेशन का पावर यहाँ पर ऐसा कर लिया। तो बाकी अदर फोर्सेस के बारे में देखेंगे आप। ग्रेविटी के बारे में तो और पहला मोशन हमने लिया था अंडर ग्रेविटी का, कौन सा लिया था? और क्या क्या मोशन पढ़ लिया? बोलेगा, जल्दी बोलेगा। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन एक पहले देख लिया, ऑब्लिक भी देख लेंगे, हॉरिजॉन्टल में देख लिया। तो किसी इंस्टेंट में वेलोसिटी बताओ, यू वेलोसिटी से फेंक दिया, हॉरिजॉन्टली फेंक दिया यू वेलोसिटी से, किसी टाइम टी पे वेलोसिटी बोलोगे? गुड, यू आई कैप एंड जी टी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट टाइम टी, इंस्टेंटेनियस फोर्स, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में इंस्टेंटेनियस फोर्स एम जी माइनस जे कैप, डॉट प्रोडक्ट ले लो, इंस्टेंटेनियस पावर आ जाएगा। किसी टाइम टी पे हर एक टाइम पे निकाल दिया पावर। यहाँ पे जब फेंकते इसमें कौन बताएगा कितना होगा? जीरो होगा। कितना? क्यों जीरो होगा साहब? 90 डिग्री है। और जैसे इधर जाओगे तो किसी टाइम टी पे फंक्शन आ जाएगा, वहाँ पे टी इक्वल जीरो पे जीरो आ जाएगा भाई, वहाँ जाओगे एक्सप्रेशन निकालेंगे, वहाँ से प्रूव हो जाएगा। कितना आ जा रहा है इंस्टेंटेनियस पावर? गुड, इंस्टेंटेनियस पावर माइनस या प्लस? प्लस या माइनस? सही है गलत है? प्लस आना चाहिए नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि अब एक्यूट एंगल है, फोर्स एंड वेलोसिटी के बीच का एंगल क्या होगा? एक्यूट एंगल होगा। क्यों एक्यूट एंगल होगा? अरे क्यों एक्यूट एंगल होगा? ये ऐसा होगा ना, फोर्स तो परमानेंट वर्टिकल है और यहाँ पे तो ऐसा हॉरिजॉन्टल था, ऐसे टेंजेंट पे रहेगा, तो एंगल कैसा हो दिख रहा है? 0 से 90 के बीच में दिख रहा है ना, तो पॉजिटिव पावर आना चाहिए ना। पॉजिटिव पावर आ रहा है, यहाँ से देख दो इनिशियल पावर कितना है? 0 है। और किसी टाइम टी पे निकालना तो ऐसा करो, ग्राफ कैसा आ जाएगा? इंस्टेंटेनियस पावर एंड टाइम का ग्राफ, और स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। कोई टाइम दिया रहेगा, निकाल कर रख दो, वहाँ पे गुना कर लोगे तुम। जितने टाइप का मोशन पढ़ा है, हर एक टाइप के मोशन के लिए पावर की वैल्यू निकाल सकते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए या कोई और फोर्स लग रहा तो उसके लिए आप निकाल सकते हैं। वो दूसरा मोशन दिखा दिया, अंडर ग्रेविटी दिखा दिया, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन। किसी टाइम टी पे वेलोसिटी बता देंगे आप लोग? ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन, ग्राउंड टू ग्राउंड, किसी टाइम टी पे वेलोसिटी किसी को याद है? यू कॉस थीटा आई कैप, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी टाइम टी पे। अब जो लोग थोड़ा रिवाइज कर रहे हैं घर पे तो उनको याद है, बाकी लोग भूल चुके हैं ये सब। आपको जैसे एक नियम बता दिया कि ये सत्य है, सत्य हमेशा एक ही रहता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी यही मीनिंग होता है कि सही चीज़ एक ही होगा, और लाइफ में भी तो यही चीज़ है। तो सत्य यही है कि अगर आप सुबह उठ करके नोट्स रिवाइज करते हैं तो आप जल्दी से तुरंत बता देंगे कि कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, ये ऑलरेडी पढ़ाई हो चुकी है, इनका एप्लीकेशन होता रहेगा। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में वेलोसिटी वेक्टर एट टाइम टी ऐसा लिख दिया। अब क्या बोला जा रहा है?
प्रोजेक्टाइल मोशन में तो किसी टाइम टी पे क्या निकालें, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का पावर बताएं, इंस्टेंटेनियस पावर, तो क्या लिखेंगे फोर्स वेक्टर एम जी माइनस जे कप, दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लें। ये पीछे वाला केस के लिए दो जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन का केस था उसमें ग्राफ भी खींच लोगे, पावर एंड टाइम का ग्राफ भी खींच लोगे अपना। ये वाला केस के लिए, इस वाले के लिए पावर एंड टाइम का ग्राफ जो है तो ओरिजिन से पास करेगा। आज कंप्लीट फुल जो है पावर की पढ़ाई हो रही है। इस वाले में डॉट प्रोडक्ट कितना ले लिया, प्लस mg स्क्वायर टी पावर एंड टाइम का ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। पावर एंड टाइम का ग्राफ खींच लेंगे आप, ऊपर से या नीचे से दिख रहे हैं यहाँ पे कहाँ पे हम लोग टी इक्वल 0 पे पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे हैं, और ये कहाँ पे हैं गुड हाईएस्ट पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस पावर 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल है, वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल है, फोर्स वर्टिकल, यहाँ 0 हो जाएगा। अब इधर जाएंगे तो क्या होगा, तो वेलोसिटी एंड फोर्स के बीच में एक्यूट एंगल बनेगा, पॉजिटिव पावर मिलेगा। इधर क्या मिलेगा, और कंप्लीट टाइम ऑफ फ्लाइट में तो एवरेज वैल्यू यहाँ निगेटिव और यहाँ पॉजिटिव है तो 0 हो जाएगा। प्रोजेक्टाइल मोशन में ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन में है तो कंप्लीट प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए तो एवरेज पावर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। टी इक्वल 0 पे 0 नहीं है, पॉजिटिव है निगेटिव है, निगेटिव है, टी इक्वल 0 पे निगेटिव है। और मैक्सिमम हाइट तक क्या रहेगा, मैक्सिमम हाइट से पहले तक निगेटिव रहेगा, एग्जैक्टली मैक्सिमम हाइट पे 0 हो जाएगा। और उसके बाद क्या हो जाएगा, तुम एक्सप्लेन करो ना ऐसा क्यों होगा। मैक्सिमम हाइट पे तो ठीक है, उसके पहले निगेटिव क्यों है, एंगल अपट्यूज एंगल है, अपट्यूज एंगल क्यों है, दोनों के बीच में तो बोलेंगे ग्रेविटी ऐसा काम कर रही है, और वेलोसिटी इधर है तो एक्यूट है ऑब्ट्यूज है, तो पावर डेफिनेटली निगेटिव होना ही चाहिए। पावर डेफिनेटली कैसा होना चाहिए, समझ आ गया होगा लोगों को। पावर निगेटिव होना ही चाहिए। तो ऐसा और कोई मोशन उठा लें, फ्रिक्शन वगैरह के लिए पावर लिख दिया गया इंस्टेंटेनियस पावर। सर्कुलर मोशन में तो आपको बता रखा कौन पॉजिटिव पावर देगा कौन 0 देगा। सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स का पावर डेफिनेटली कितना होता है, 0 होता है। क्यों 0 होता है, 90 डिग्री सेंट्रीपिटल फोर्स एंड वेलोसिटी के बीच का एंगल, और टेंजेंशियल फोर्स का पावर पॉजिटिव होगा। टेंजेंशियल फोर्स का पावर, क्योंकि फोर्स भी टेंजेंट का लूँगा, वेलोसिटी भी टेंजेंट का लूँगा, तो एफ टेंजेंशियल इंटू वी से गुना कर दोगे, जो उसी इंस्टेंट में वेलोसिटी उससे गुना कर दोगे। समझ आ गई बात। स्प्रिंग फोर्स देख लेंगे, सुनेंगे काफ़ी लोग का स्प्रिंग फोर्स में अभी तक दिक्कत आ रही है कि बर्कडन पॉजिटिव निगेटिव 0 कैसे हो जाता है, क्यों हो जाता है, काफ़ी लोग अभी तक दिक्कत चल रही है। देखा इधर ये स्प्रिंग है, खींचेंगे तो क्या होगा, खींच रहे हैं तो स्प्रिंग अपने आप को क्या चाहेगी, नेचुरल लेंथ में आना चाहेगा,
क्या जाएगा? तो खींचेंगे तो स्प्रिंग फोर्स इधर लग रहा है, खींच किधर रहे हो तुम? स्प्रिंग फोर्स अंदर, खींच रहे हैं बाहर। दोनों के बीच का एंगल कितना? तो वर्क डन कितना? समझ आया किसी को? खींच करके छोड़ देंगे, खींच करके छोड़ दिया, अचानक पीछे जाएगा तो फोर्स भी अंदर भी, डिस्प्लेसमेंट भी अंदर, तो वर्क डन क्या हो जाएगा? ये तो अपना पैंट का इलास्टिक भी कोई खींच करके देख ले, पैंट का इलास्टिक को ऐसे खींचोगे तो क्या होगा? तो खींचोगे तो तुम्हें दिक्कत हो रही है ना, तो दिक्कत क्यों हो रही है? कि स्प्रिंग फोर्स अंदर लग रहा है और तुम खींच कहाँ रहे हो? तो स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। और छोड़ दोगे तो क्या होता? मज़ा आता है फिर। खींच करके छोड़ दिया तो फोर्स भी अंदर और डिस्प्लेसमेंट भी, तो वर्क डन क्या? समझ नहीं आई बात? या माउथ में हवा भरें, भर के छोड़ें, तो किस में मज़ा आ रहा है ज़्यादा? छोड़ने में मज़ा आ रहा है। समझ नहीं आई बात? उसमें क्या हो रहा है? अपने आप ही क्या लेकर रीस्टोर कर रहा है, अपने एक्चुअल स्टेटस को क्या कर रहा है? वो रीस्टोर कर रहा है। तो कैसा वर्क डन होगा? अरे डिस्टोर्शन करेंगे तो वर्क डन क्या करेगा? वो डिस्टोर्शन करेंगे तो समझ आ गया वो लोगों को? अगर तुम्हारे भी कोई गाल को ना थूर दिया, मतलब खींच लिया ऐसे, तो तुम भी मतलब अपना मुंह बनाते हो ना, तुम्हें दिक्कत तो होती है ना। तो वर्क डन क्या हो रहा है वहाँ पे? निगेटिव। और तो खींच कर अगर छोड़ दिया तो खुश होते तुम। क्लियर बात हो गई? उल्टा भी कर सकते हो, ऐसे फिर से तो कंप्रेस करें, ऐसा भी करते लोग। ऐसा करेंगे फिर से क्या होगा? वर्क डन निगेटिव, डिस्टॉर्शन की तरफ जा रहे हैं और डिस्टॉर्शन करके छोड़ दें। समझ आ गया होगा लोगों को? स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन कब पॉजिटिव होता है, कब निगेटिव होता है? खींचेंगे तो निगेटिव और खींच करके छोड़ देंगे तो, कंप्रेस करेंगे तो नेगेटिव, कंप्रेस करके छोड़ देंगे तो मतलब ओरिजिनल स्टेटस को अचीव करेगा पॉजिटिव, और डिफॉर्म करेंगे तो नेगेटिव। तो किसी इंस्टेंट पे अगर स्प्रिंग के लिए तो वेलोसिटी दिया हुआ, तो उसके लिए भी तो आप पावर लिख सकते हैं, स्प्रिंग फोर्स इंटू वेलोसिटी को तो गुना कर देंगे। जब खींच रहे हैं तो स्प्रिंग फोर्स कहाँ लग रहा है? और मान ली इसमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी है, तो पावर क्या लिख लोगे तुम? माइनस एफ एस इंटू वी लिख लेंगे। जब खींच रहे हैं, बाहर की तरफ खींच रहे हैं, फोर्स कहाँ लग रहा है? समझ आ गया? वो खींच करके छोड़ देंगे तो प्लस एफ ही हो जाएगा। जो उस समय पे स्प्रिंग फोर्स है और वेलोसिटी का, तो प्रोडक्ट ले लेंगे, पॉजिटिव में ले लेंगे। जहाँ पे रहेगा फोर्स का नाम दिया रहेगा, पावर इंस्टेंटेनियस मेजर करना सीख लिया। ऑलमोस्ट जो भी जो मोशन हमने पढ़ा था, तो इंस्टेंटेनियस पावर सब जगहों पे निकालना सीख लिया आपने। इंस्टेंटेनियस पावर एक होता है, दूसरा एवरेज पावर होता है। एवरेज पावर निकालने के लिए वर्क डन मेथड से निकालते हैं, वर्क डन बाई टाइम टेकन से एवरेज पावर आता है। और एफ डॉट वी करते हैं या डी डब्ल्यू बाई डी टी करते हैं, वहाँ से क्या निकलता है? इंस्टेंटेनियस निकलता है। तो आगे मूव करोगे, हमें क्या करना था? अब इस पे वाले फार्मूले का यूज करने जा रहा हूँ। एफ डॉट वी में 0 डिग्री पे कितना हो गया था? एफ इंटू वी होता था। 0 डिग्री पे कितना हो गया था? एफ इंटू वी। तो एक स्पेशल केस ऑलमोस्ट जो है कि ये फंडा हर एक साल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। एक स्पेशल केस होता है, कांस्टेंट पावर का केस होता है। कौन सा केस? कांस्टेंट पावर। पावर क्या है हमारा? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट पावर वाले में तो यूज करें। यहाँ पे क्या लिखा था याद होगा? वर्क डन मेजरमेंट करने का 5वां नियम क्या था? इंटीग्रल ऑफ पी डी टी। इंटीग्रल ऑफ कांस्टेंट पावर है तो क्या हो जाएगा? W इक्वल टू पी टी। इतना भी सवाल हो सकता है, कोई कांस्टेंट पावर इतना है, टाइम टी में वर्क डन बताओ। बाकी W के लिए क्या लिख लोगे? पावर कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट पावर के लिए वेलोसिटी एंड टाइम का क्या फंक्शन होता है?
2p/m का रूट एंड t का पावर 1/2। कांस्टेंट पावर के लिए 2p/m का रूट t का पावर 1/2। जब पावर कांस्टेंट होगा तो वेलोसिटी एंड टाइम का क्या फंक्शन, यही फंक्शन है। हाँ जी, वेलोसिटी एंड टाइम के लिए तो पाराबोलिक फंक्शन, v एंड t का ग्राफ खींच रहा होगा तो पाराबोलिक खींचोगे, t की तरफ बेंड कर देंगे। कांस्टेंट पावर के लिए लागू होगा v एंड t ग्राफ। mv²/2 = p × t, mv²/2 = p × t। क्लियर है ये वेलोसिटी। तो अब मैं क्या निकालूंगा, आप लोग बोलेंगे, बोलो बोलो। अब बोलना चाहिए आपको कि वेलोसिटी निकाल लिया। तो यहाँ से वेलोसिटी का मतलब बताया था, मोशन की क्लास में ही बताया था कि वेलोसिटी देने का मतलब ही क्या होता है, दोनों चीज़ पता होना, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने हैं, वेलोसिटी का फंक्शन ले लिया था हमने यहाँ पे, याद हो गया। ये पोजीशन निकालना तो क्या कर लेंगे, पोजीशन के लिए तो s = इंटीग्रल v dt याद होगा लोगों को, रख के इंटीग्रेट कर लें। कांस्टेंट पावर के लिए तो फंडा पूछा हुआ कि पावर कांस्टेंट है तो जो डिस्प्लेसमेंट है टाइम का कौन सा फंक्शन है, डिस्प्लेसमेंट टाइम का कैसा फंक्शन आएगा। तो v के लिए क्या लिख दोगे यहाँ पे, v के लिए डाल के इंटीग्रेट कर लें। इंटीग्रल v dt 2p/m का रूट t का पावर 1/2 एक जोड़ेंगे तो कितना हो गया, t का पावर 3/2 एंड 3/2, 3/2 तो 3/2 2/3 बन जाएगा। आइडेंटिफाई कर लोगे, बाकी सब कुछ प्रोपोर्शनलिटी में डाल के ऐसा भी लिख सकते हो। कांस्टेंट पावर के लिए s = t का पावर 3/2 या s² = tq। इसका ग्राफ जो है तो पैराबोलिक टाइप ही आएगा। किसी को एस एंड टी का ग्राफ चाहिए, वैसे ही दिखेगा। ऐसे ग्राफ दिखेगा। तो नेक्स्ट वन अब बच के गया एक्सेलरेशन एंड फोर्स। कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, कांस्टेंट पावर के लिए पढ़ रहे हैं। कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं आप, तो कांस्टेंट पावर के लिए तो v एंड t लिख लिया, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम लिख दिया गया। अब क्या लिखने जा रहा हूँ, तो एक्सेलरेशन टाइम एंड फोर्स टाइम डिफ्रेंशिएट कर ले, निकाल लें। ऑलमोस्ट जो होता है हर एक साल इस पर सवाल रहते हैं। कांस्टेंट पावर के लिए dv/dt कर लें आप। इंटरेस्ट के साथ करें, क्योंकि जैसे ना काफ़ी लोग होते हैं कि लगता है उनको कि हमें आता ही है। कांस्टेंट पावर का केस उन्हें लगता है कि हमें आता है, बाद में वो भूल जाते हैं। क्योंकि जब तक आपका एग्जामिनेशन में तो फाइनल नहीं हो जाता, काउंसलिंग में जब तक फाइनल नहीं हो जाता तब तक आपको इंटरेस्ट आना चाहिए इन सब चीज़ों में। काफ़ी लोग इंटरेस्ट छोड़ देते हैं, उनको लगता है कि हमें ये आता है। लेकिन अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, आपका काउंसलिंग में नंबर नहीं आया है, तब तक अपने आप को मानना है कि हमें नहीं आता। जब तक आप ये नहीं सोचेंगे हमें नहीं आता, तब तक आप सीखेंगे ही नहीं।
समझ आई बात नहीं आई? तो टोटलिटी में अपने आप को क्या करें, टोटलिटी में समझने की कोशिश करें कि हमें नहीं आता। जब तक ये नहीं मानोगे तुम, तब तक तुम सीखोगे ही नहीं, और जब तक नहीं सीखोगे तुम्हारा सिलेक्शन होगा ही नहीं। कितना बार भी तुम अटेम्प्ट कर लो। तो हमें अच्छी रैंक लाने के लिए मानना पड़ता है कि हमारे काउंसलिंग में नंबर नहीं आया मतलब हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ मतलब हम फेल हुए हैं, हमें तो सीखना है। समझ आई बात नहीं है? ऐसा होता है कि अब जब तक आपको ख़राब नहीं लगेगा तब तक कुछ भी चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं। आपके घर में आपको कोई बोला नहीं, बोला कि मतलब तुम फेल हो गए हो? हमारे घर में तो बोला था मतलब अर्ली स्टेज से हम सही थे पढ़ने में, मतलब क्लास में अच्छा ही नंबर रहता था, टॉप में ही रहते थे। मतलब उसके पहले फेल होने का नंबर नहीं आया था। जब ये इस लेवल में 12वीं पे आए तो उसमें जो है ना कि एडमिशन नहीं मिला, फिर से रिपीट तैयारी कर रहे थे। तो बच्चा ही था, मतलब रहा होगा हमारे सर छोटा भाई 3-4 साल का जो कजन वगैरह था, तो वही बोल रहा भैया फेल हो गए। तो जब तक अब फेल बोला ऐसा तब हमें यहाँ चोट लगी कि अरे ये तो अभी फेल पासिस को अभी पता ही नहीं है, मतलब कहीं कमेंट्री कोई और कर रहा है, इसको बैक से और कोई बोनस दे रहा है। 3-4 साल का बच्चे को कहाँ फेल पास पता होता है, मतलब कोई और उसको पुश कर रहा है कि ऐसा बोलो उसे। तो ज़रूरी है कि आपको मानना पड़ेगा कि हम फेल हुए हैं। जब तक आपको कोई नहीं बताएगा तो आपको लगता है कि हम तो पास हो गए, हमारे 1 नंबर से कम हुआ। 1 नंबर भी वही होता, ऐसा कभी नहीं सोचेगा हम 1 नंबर से चूक गए। फेल तो फेल ही होता। फिर अगर आप वर्ल्ड कप जीते हैं तो जीते हैं, नहीं जीते तो नहीं जीते हैं। रनर अप और सबका कोई मीनिंग थोड़ी होता, नहीं जीते तो नहीं जीते हैं। चलें, फिलहाल जो है तो मैं बोलना ही चाहता हूँ, काफ़ी लोग उदास रहते हैं कि हमारा तो इस एक बार 1 नंबर से सिलेक्शन नहीं हुआ है, अगली बार उस 1 नंबर तो अपने आप आ जाएगा, ऊपर से आ जाएगा। अगली बार फिर से हमें जीरो से शुरू करना होता है। अगली बार हमारा, अगर हमारे इस बार 580 नंबर या 590 नंबर हैं तो वो अगले साल सर्टिफिकेट लेके हम नहीं जाते हैं। हम कहाँ से फिर से स्टार्ट करते हैं? 0 से 580 तक पहुँचने के बाद ही हमारा नंबर आगे बढ़ता है। समझ आ गई बात? तो अपने आप में एनर्जी रखें कि हमें फिर से तो तैयारी करनी है। हमारा काउंसलिंग में अगर नंबर नहीं आया तो हमें पूरा जम के तैयारी करनी है। और एक मैटर नहीं करता वो, अब 2-4 महीने कब टाइम पास कर जाएगा पता नहीं चलेगा आपको। समझ आई बात नहीं आई? और अगली बार फ्लाइंग कलर्स के साथ आ गए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। हमें ये इंश्योर करना है कि अगली बार हमें चूक नहीं होनी चाहिए, हमें अच्छी कर अगली बार हम 700+ में रहें। समझ आई बात नहीं आई? तो आप ये माने कि हमें सीखना है। और सी ऊपर देखेंगे, ये निकाल लिया हमने, हाँ यानी गलत है, सही है ये माइनस, हाँ जी 1/2 -1 कर लिया, -1/2 आएगा। तो ये सलेशन का प्रोपोर्शनलिटी आ गया, t का पावर -1/2। या फोर्स के लिए भी तो ऐसे प्रोपोर्शनलिटी होगा, फोर्स इज नथिंग बट मास से गुना करने के बाद ऐसा बन जाता है। सी आगे देखेंगे, ये कौन सा फंडा चल रहा था? कांस्टेंट पावर का केस कर रहे थे। पावर कांस्टेंट रहेगा तो वेलोसिटी एक्सेलरेशन फोर्स के लिए ऐसा कंडीशन आएगा। हाँ F/T में हाइपरबोलिक टाइप ही रहेगा, F/T हाइपरबोलिक टाइप ही रहेगा डेफिनेटली। टाइम बढ़ने के साथ एक्सेलरेशन क्या हो रहा है? A/T या F/T किस केस के लिए हम लोग काम कर रहे हैं? कांस्टेंट पावर के लिए। किसके लिए काम कर रहे हैं हम लोग? कांस्टेंट पावर के लिए, स्पेशल केस। हाइपरबोलिक टाइप ही आएगा। आगे मूव करें तो अब क्या था हमारे पास? P इंस्टेंटेनियस इंटू V पे काम कर रहे थे। याद होगा ये फोर्स की वैल्यू तो न्यूटन में बताया गया था, जब मास वेरिएबल होगा तो क्या बताया गया था? VdM/dt। तो इंस्टेंटेनियस पावर ऐसे भी नोट कर लोगे, फोर्स की वैल्यू VdM/dt थ्रस्ट फोर्स दिखाया था। और रॉकेट के केस में मास वेरिएबल होता है, अब थ्रस्ट फोर्स VdM/dt।
तो वहाँ पे इंस्टेंटेनियस पावर तो वी स्क्वायर डी एम बाई डी टी हो जाएगा। मास वेरिएबल दिया रहेगा तो वहाँ पे ऐसे ही निकालोगे तुम। ठीक है ये। अब स्पेशल का डी एम बाई डी टी की वैल्यू भी लिखाया गया था, कुछ याद है? गुड। रो ए भी डी एम बाई डी टी की वैल्यू जो नहीं जानता देख लेगा फिर से। डी एम बाई डी टी की वैल्यू रो ए भी, रो ए भी, रो ए भी। रो क्या है? डेंसिटी है। ए क्या है? तो एरिया क्रॉस सेक्शन है। भी क्या? वेलोसिटी है। डी एम बाई डी टी की वैल्यू इतना प्रूव करने में किसी को दिक्कत तो देख लेगा इधर। डी एम बाई डी टी, नीचे डी टी है। डी एम के बारे में क्या बताया गया था? तो मास क्या था? डी एम इजिकल टू तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, रो डी वी। रो इंटू डी वी की वैल्यू, डी वी के लिए ए इंटू डी एस। ये बेसिक कनेक्शन है। मास को डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, मास को क्या लिखते हैं? अब वॉल्यूम को एरिया इंटू थिकनेस। वॉल्यूम इज डी एस बाई डी टी कितना हो जाएगा? तो वी हो जाएगा। तो कितना होगा? डी एम बाई डी टी इज नथिंग बट रो ए भी। डी एम बाई डी टी इज रो ए भी। ये इतना भी सवाल पूछा था कि डी एम बाई डी टी की वेलोसिटी के कौन सा पावर का फंक्शन होता है? तो डी एम बाई डी टी इज प्रोपोर्शनल टू तो वी का पावर 1। डी एम बाई डी टी इज प्रोपोर्शनल टू वी का पावर 1। बाकी पावर में डाल दें। डी एम बाई डी टी की जगह पे रो ए भी डाल दें। डी एम बाई डी टी की जगह पे रो ए भी डाल दें। वी इंटू रो ए भी तो कितना? इंस्टेंटेनियस पावर रो ए भी क्यू। इंस्टेंटेनियस पावर विल रो ए भी क्यू। ऊपर वाला फार्मूला याद है? वी स्क्वायर डी एम बाई डी टी तक क्लियर है या वो भी दिक्कत? तो वी स्क्वायर डी एम बाई डी टी की जगह पर डी एम बाई डी टी की वैल्यू रख दो तुम। डी एम बाई डी टी की जगह पर रो ए भी, वी स्क्वायर ये और वी स्क्वायर हो जाएगा। और डी एम बाई डी टी की जगह पर रो ए भी। रो ए भी डी एम बाई डी टी को रो ए भी कहते हैं। डी एम बाई डी टी किसके बराबर होता है? डी एम है क्या क्या वहाँ पे? डी एम के बारे में ऐसा लिखोगे तुम। डी एम है क्या? रो डी वी होता है। मास को डेंसिटी इंटू वॉल्यूम जानते हो? वॉल्यूम को क्या लिखते हैं? एरिया इंटू थिकनेस। डी एम बाई डी टी करोगे तो डी एम बाई डी टी रो ए भी आ जाएगा। डी एम बाई डी टी इज रो ए भी। रो ए भी डाल दिया। वी स्क्वायर डी एम बाई डी टी में रो ए भी डाल दिया तो कितना आ गया? रो ए भी क्यू। पावर इंस्टेंटेनियस पावर के लिए रो ए भी क्यू आ गया। जहाँ पे मास वेरिएबल होगा तो वहाँ पे क्या यूज करेंगे? रो ए भी क्यू। फोर्स कितना होता है? वी डी एम बाई डी टी तीनों अलग से देख लोगे। अब डी एम बाई डी टी तो डैट भी रो ए भी प्रोपोर्शनलिटी में डी एम बाई डी टी प्रोपोर्शनल टू भी हो जाएगा। फोर्स का फार्मूला क्या था हमारा? तो क्या बन जाएगा? फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू वी का पावर। इतना ही सवाल पूछ लेते हैं कि डी एम बाई डी टी वी का पावर 1 हो गया। फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू वी का पावर 2। और पावर के लिए तो डायरेक्टली वी स्क्वायर डी एम बाई डी टी रो ए भी क्यू। पावर इज प्रोपोर्शनल टू वी का पावर 3 इंस्टेंटेनियस। तीनों प्रोपोर्शनलिटी में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 1 2 3 कॉन्सेप्ट।
अब देखो इस पे सवाल क्या बनते हैं, एक तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी कौन सा ट्रू है, दूसरा सवाल ऐसा बनता देगा इधर, हर एक घर में ये तो यूज होता है ये प्रोसेस। पता होगा कि ये लाइक पावर को किस में मेजर करते हैं, तो वाट में। उसके पहले किस में मेजर करते थे, हॉर्स पावर। किसे ले यूज करते हैं हम लोग, हॉर्स पावर। उसके पहले किस में करते थे, एलिफेंट पावर। नहीं समझ में आई बात? अरे और पीछे जाओगे तो और चीज़ें होती थी ना, बाद में पावर घटता गया तो उसके अपना यूनिट्स भी घटता गया। हाँ हाँ, डायनासोर पावर उसमें का कोई और यूनिट रहता होगा, मतलब उसमें आदमी घोड़ा जैसा होता था, तो घोड़े के टर्म्स थोड़ी बात करेगा। मतलब जनरेशन के अनुसार से तो यूनिट्स भी चेंज होता रहता है। इससे ऊपर देंगे, मैं बोलना चाहता हूँ कि ये छोटी मोटी बात कर लोगे कि 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है, 746 वाट, या और अप्रॉक्सीमेटली 750 भी यूज करते हैं, 750। और आजकल जो तुम्हारे घर पे तो मोटर्स वगैरह रहते हैं, क्या रहते हैं, मोटर। कौन कौन सा डिवाइस में मोटर देखते हो तुम? हाँ जी, एक तो पता ही घर के नीचे लगा रहता है एक मोटर, मोटर चला दो, पानी जब ख़त्म हुआ तो तुम अपने, हाँ कूलर सब में भी मोटर होता है, या जूसर सब में भी मोटर होता है, या फैन में भी मोटर होता है। सबके अंदर क्या होता है, कोई भी में जो भी ऐसा कोई डिवाइस जिसमें मैकेनिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल में चेंज हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल में चेंज होती है, वहाँ पे क्या लगा रहता है, कौन सा डिवाइस, मोटर। हाँ, मोटर का अपना क्या होता है, पावर होता है। क्या होता है, पावर होता है। तो उसका क्वेश्चंस क्या बनते, ध्यान सुनोगे। स्टोरी ये है कि एक हाउस है, और हाउस में एक मोटर है, और एक ऊपर क्या बना हुआ, टैंक बना हुआ। टैंक पानी के लिए टंकी बनी होती है ना, तो टैंक एक मान लें, एक बना हुआ, एक मोटर लगा हुआ, और वो टाइमर पता ही है, टाइमर आता है। मोटर को तुमने ऑन कर दिया और 1 घंटे में टंकी क्या हो जाती है, तो कंप्लीट फुल हो जाती है। क्लियर इतना? एक मोटर है, मोटर का पावर हमें पता है कि लाइक मान ले थोड़ी देर के लिए 8 वाट का मोटर है, 8 वाट या कुछ भी मान लो, एक पी वाट का मोटर है। कितने वाट का मोटर है, पी वाट का मोटर है। कितने टाइम में फुल अप कर देता है, 1 घंटे में फिलअप कर देता है। कितने टंकी को, एक ही टंकी को। समझ आई बात नहीं है? अब तुम्हारा लाइक प्लान रहा कि क्या करूं, तुम्हारे घर में जनसंख्या बढ़ रही है, टंकी भी बढ़ा दिया तुमने। क्या कर दिया, जनसंख्या बढ़ी, टंकी बढ़ा दिया, टंकी 2 कर दिया। कितना टंकी कर दिया, 2। और टाइम वही है, क्योंकि मॉर्निंग में सभी को यूज करना है उसी, तो 1 ही घंटा का टाइम है। हमें एक ही घंटे में दोनों टंकी फुल करना है। मोटर वही है, तो हमें क्या करना होगा, मोटर का भी पावर इंप्रूव करना होगा। मोटर का भी पावर, तो डेफिनेट रूप से एक वही मोटर दोनों टंकी को उतना ही टाइम में फिलअप नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, पावर तो डायरेक्ट तुम्हें जो आउटपुट दिखेगा, उसके पहले क्या क्या करना होगा। पावर तो तुम्हें आउटपुट देखा ना कि इतने पावर का मोटर लगा दिया, तो अपने आप दोनों टंकी को फिलअप कर दे रहा है। दोनों टंकी को क्या कर दे रहा है, 1 ही घंटे में फिलअप कर दे रहा है। तो पावर बढ़ाने से पहले उसके बेसिक मैकेनिज्म में क्या चेंज आएगा, हाँ वेलोसिटी भी चेंज होगा, या जो अमाउंट, जो पानी का अमाउंट है वो भी क्या हो जाएगा, हमारा चेंज होगा। क्या हो जाएगा, पानी का अमाउंट। पहले पानी का अमाउंट एक टंकी में जितना dm/dt जाता था, अब 2 टंकी के लिए कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। पानी तो डबल ही करना पड़ेगा ना, पानी तो क्या करना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा। हाँ या नहीं? चले आपको ऐसे समझे, ऊपर देगा, ऊपर देखे बेटा, पहले 1 टंकी था, अब कितने टंकी हैं, मान ले थोड़ी देर के लिए। पहले 1 टंकी था, अब क्या है हमारे पास, n टंकी है। कितने टंकी है, n। तो dm/dt का रेट को कितने से चेंज करना पड़ेगा, 1 टंकी में dm/dt था, 1 टंकी में, तो ये n टंकीज है। तो dm/dt डैश जो होगा,
एन टाइम्स। समझ आ गया वो लोगों को? हर एक आदमी के अंदर एक टंकी है, इधर एक टंकी ही है ना। अगर घर में 5 मेंबर हैं तो क्या होता है, आप ऑर्डर देते हो, जहाँ भी जोमेटो पे बुक करवाते हो तो आप 5, हाँ जी 5 टंकी के अनुसार से आप बोलते हो कि इतना पैकेट भेजना। ये कॉमन है कि आप जो भी लेके ऑर्डर दे रहे हैं, अगर आप जिस चीज़ का भी ऑर्डर दे रहे हैं, हम मोटर का पावर बढ़ाया ना, पावर यही बताया ना कि जोमेटो पे तुमने बोला 5 पैकेट भेजो, 5, हाँ जी तुम जो भी ऑर्डर दिया तो तुमने ऑर्डर दिया ना, तो ऐसे मोटर लगाया तो मोटर जो है कि भड़बड़ा के पावर देगा। नहीं समझे बात? अरे घर पे एक मोटर छोटा वाला होता है ना, उसमें पानी देखोगे जाकर टैंक में जाकर देखोगे तो उसका नल छोटा रहता है, और जो जाकर देखोगे जहाँ पे तो एग्रीकल्चर होता है तो उसका जो है बड़ा माउथ से भड़बड़ा के फेंकता है वो। समझ आई बात? नहीं है, वहाँ पे तुम खड़े नहीं हो पाओगे, मारेगा तो गिर जाओगे तुम। पावर जो है तो उसका बड़ा पावर है, ज़्यादा पानी एक साथ फेंकता है वो। समझ आई बात? नहीं है, ज़्यादा पावर है तो एक साथ कितना मास फेंक रहा है वो, एन टाइम्स। अगर एन टंकी को फिल करना तो इतना मास चाहिए ना हमें, इतना मास चाहिए। डीएम बाई डी टी डैश की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए, एन टाइम्स डीएम बाई डी टी। समझ आ गया वो लोगों को? समझ आ गई बात? तो देखोगे अब जब मोटर चेंज कर दिया तो मास गिर रहा है इतने रेट, डीएम बाई डी टी रेट से गिर रहा है, तो डीएम बाई डी टी रेट से तो क्या लिखोगे, डेंसिटी तो लिक्विड का वही है ना, तो यहाँ पे लिखोगे रो इंटू ए इंटू वी डैश इजिकल टू एन इंटू रो इंटू वी। तो मैं बोलना चाहता हूँ कितनी वेलोसिटी बढ़ाया गया, तो वेलोसिटी बढ़ा दिया गया, ये दोनों कैंसिल आउट करके तो वी डैश की वैल्यू एन टाइम्स भी हो जाएगी। एन टंकी को फिलअप करना है तो एन गुना कंटेंट बढ़ाना पड़ेगा, और एन गुना कंटेंट बढ़ा देते तो उसकी वेलोसिटी भी कितना टाइम से इंक्रीज करनी पड़ेगी, एन टाइम्स वेलोसिटी बढ़ाना पड़ेगा। सेम टाइम में 2 टंकी या एन टंकी को फिल करना तो वेलोसिटी एन गुना बढ़ाना पड़ेगा। वेलोसिटी क्या करना पड़ेगा, एन गुना बढ़ाना पड़ेगा। फोर्स किसका फंक्शन होता है, तो वी स्क्वायर का फंक्शन होता है, फोर्स इतना बढ़ाना पड़ेगा, एन स्क्वायर टाइम्स बढ़ाना पड़ेगा। समझ आई बात? फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर अ पावर एन क्यू टाइम्स। अगर 2 टंकी का केस लें उतना ही टाइम में 2 टंकी फुल करना तो वेलोसिटी कितनी करनी पड़ेगी, डबल करनी पड़ेगी, और पावर फोर्स 4 गुना मैग्नीफाई करना पड़ेगा, और पावर 8 टाइम्स मैग्नीफाई करना पड़ेगा। समझ नहीं आया कुछ? ये कॉमन लाइफ में भी यूज करते हैं। अगर किसी पार्टी में गया, अगर कोई कंटेंट वहाँ पे कोई जो लेके वैरायटी रखा हुआ, तुम्हें ज़्यादा खाना तो क्या करते हो, थोड़ा थोड़ा ज़्यादा खाना है अरे जल्दी जल्दी खाते हैं। वेलोसिटी को बढ़ाओगे तभी तो, नहीं प्लेट में तो जो भी है जल्दी जल्दी यहाँ जाना चाहिए ना, प्लेट से क्या फ़र्क पड़ता है। स्पीड बढ़ाते हैं, स्पीड बढ़ाएंगे, मतलब आपको ज़्यादा कंटेंट चाहिए तो अगर डबल कंटेंट खाना तो डबल स्पीड करनी होगी। अब फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, 4 गुना, और इधर पावर भी कितना होना चाहिए हमारा, 8 टाइम्स। कितना होनी चाहिए पावर, 8 टाइम्स। समझ आ गया वो लोगों को? अरे जल्दी जल्दी खाता नहीं क्या आदमी, जल्दी जल्दी अगर आपको लग रहा है कि बहुत कम टाइम बचा तो जल्दी जल्दी चले, आपको समझ में आ गया होगा। मैं बोल रहा हूँ ये सवाल रहते हैं जहाँ भी रहेगा तो पावर का बोले, पहले पावर मोटर का पावर इतना था, इतना टंकी को फिल करना उतने टाइम में, तो जितना टंकी रहेगा तो उसके अनुसार से क्या कर देंगे, एन का पावर 3 से मैग्नीफाई कर देंगे।
एन का पावर 3 से मैग्नीफाई कर देंगे। 2 टंकी को फिलअप करना तो कितना हो गया, तो 8 टाइम्स पावर बढ़ाना पड़ेगा। 3 टंकी को फिलअप करना तो 27 टाइम्स बढ़ाना पड़ेगा। तो ऐसे आपको मैग्नीफिकेशन होगी। एन का पावर 3 क्लियर हो गया लोगों को। तो dm/dt की बात चल रही है, तो ये भी आप कर लें। एक तो पावर में आपने देख लिया पावर कितना होता है, रेट ऑफ जो पावर है तो वह वेलोसिटी का पावर 3 का प्रोपोर्शन होता है। और कितना आ गया, रो ए भी क्यू आ गया, कितना आ गया ये। एक दूसरा केस क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी के बारे में पूछा जाता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी mv²/2। काइनेटिक एनर्जी इतनी होती है, dk/dt कर लोगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। वेलोसिटी कांस्टेंट है v²/2, क्या कर लोगे, dm/dt। dm/dt की जगह कितना रख दूँ, तो रो ए भी क्यू/2 आ जाएगा। अगर कहीं पे रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी पूछा हुआ है तो वहाँ पे आंसर कितना होगा हमारा, तो रो ए भी क्यू/2 हो जाएगा। और रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी बताओ, लेकिन देखोगे कि यहाँ पे तो लाइक एक इन्फॉर्मेशन नोट कर लोगे कि वैसे पावर, इंस्टेंटेनियस पावर की वैल्यू कितनी होती है, रो ए भी क्यू, और रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, रो ए भी क्यू/2। बट कुछ जगहों पे उन्होंने पूछा क्या, हमारा पावर ही पूछा, और उसमें रो ए भी क्यू आंसर है ही नहीं, रो ए भी क्यू आंसर है। तो वहाँ पे क्या लेके आप काम करेंगे, रो ए भी क्यू/2, क्योंकि वहाँ पे डायमेंशनली हमें देखना होता। समझ नहीं आया कुछ, पूछा क्या, पावर, लेकिन हाँ जी पावर पूछा है, रो ए भी क्यू होना चाहिए, लेकिन रो ए भी क्यू ऑप्शन नहीं है। तो वहाँ पे क्या यूज करेंगे आप, रो ए भी क्यू/2, क्योंकि यही एक ऑप्शन रहेगा जो कि डायमेंशनली वहाँ मैच कर रहा है। एवरेज पावर यूज करते हैं, डायमेंशनली यही एक ऑप्शन मैच करता है, और अदर ऑप्शन रहेंगे कुछ अलग दिया रहेगा। डायमेंशनली 1-2 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस में मिलेंगे जहाँ पे ये आपको लॉजिक लगा के आंसर निकालना पड़ेगा। डायमेंशनली एक ही ऑप्शन वहाँ पे मैच कर रहा होता है जिसमें रो ए भी क्यू का डायमेंशन है, बट रो ए क्यू का डायमेंशन तो है, लेकिन क्या लिखा हुआ उसमें, नीचे 2 भी लिखा रहता है। तो आदमी को कन्फ्यूजन हो जाती है कि अब क्या करूँ। मास्टर ने क्लास में तो बताया पावर की वैल्यू रो ए भी क्यू, लेकिन वहाँ पे पावर का ऑप्शन में रो ए भी क्यू कोई ऑप्शन दिया ही नहीं है। रो ए भी क्यू वाला एक ऑप्शन है, लेकिन उसमें नीचे क्या लिखा हुआ, 2 लिखा हुआ। बाकी तो डायमेंशनली मैच ही नहीं कर रहे हैं, बाकी डायमेंशनली, तो वहाँ पे तो यही आंसर देंगे, रो ए भी क्यू/2 होगा, कि बोलेंगे डायमेंशनली यही एक ऑप्शन मैच कर रहा है, हमारी मजबूरी है, एवरेज की बात कर रहा हो। समझ आई बात, नहीं आई तो तुम मैंने मैनेज कर लोगे। बाकी यहाँ पे दो तरीके से और क्वेश्चन इसी को पूछा गया। रो ए भी क्यू dk/dt हो गया, दोनों के लिए देख लें पावर की वैल्यू कितना लिखा है, पावर की वैल्यू रो ए भी क्यू, और रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब दोनों के लिए तो एक और वैरायटी में तो ऑप्शन दिए रहते हैं, देख लो यहाँ पे दोनों के ऊपर एल से गुना कर लो, यहाँ भी एल से, यहाँ भी एल से, एल से ऊपर नीचे मैग्नीफाई कर दें। तो एरिया इंटू लेंथ को क्या बोलते हैं, वॉल्यूम हो गया। एरिया इंटू लेंथ क्या हो जाएगा, और डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम मास हो गया। तो मास इंटू VQ/2L, मास इंटू, या इसको मास बाई लेंथ को कुछ ले लो रेशियो, म्यू मान लें, मास पर यूनिट लेंथ, और इधर क्लिक करोगे
म्यू इंटू वी क्यू बाई 2 म्यू इंटू वी क्यू। रो ए फार्मूला पता था, वंस मोर देख लेते हैं। रो ए वी क्यू बाई 2 एल से गुना कर सकते हैं ऐसा। एरिया इंटू लेंथ क्या होता? एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम होता। ये वॉल्यूम हो गया। वॉल्यूम इंटू डेंसिटी क्या होता है? मास होता है। वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मास होता है। मास बाई लेंथ क्या होता है? म्यू मान लें, मास पर यूनिट लेंथ। काफ़ी बार दिया रहता है कि किसी ट्यूब में जो पानी जा रही है तो वहाँ पे तो मास पर यूनिट लेंथ इतना किलोग्राम पर मीटर चल रहा है। पानी कितना चल रहा है? 2 किलोग्राम पर मीटर। तो यही दिया हुआ, म्यू दिया हुआ किलोग्राम पर मीटर। तो म्यू इंटू वी क्यू बाई 2 हो जाएगा। अभी भी जिसको नहीं समझ में आया तो बताएगा। ये देख लोगे, इतना तक सबको समझ में आ गया था। रो ए वी क्यू बाई 2 एरिया इंटू ऊपर नीचे एल से गुना कर दिया। ऊपर नीचे किससे गुना कर दिया? तो एरिया इंटू लेंथ क्या हो गया? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी क्या होता है? मास बाई लेंथ को क्या ले लिया? म्यू ले लिया। बगल वाले को एक बार सब लोग समझाएगा, ये भी ज़रूरी है। बगल वाले को एक बार सब लोग समझाएगा कि ये कैसे कैसे रो ए वी क्यू आ गया, या रो ए वी क्यू जो है म्यू वी क्यू कैसे बन जाता है, म्यू इंटू वी क्यू कैसे बन जाता, समझाएगा। काफ़ी काम ज़िंदगी में करना पड़ता है जिसके लिए आपको कोई तो लेकर बेनिफिट नहीं मिलता, लेकिन करना पड़ता है। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? पावर के बारे में पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? देखिए फर्दर इस पर एक्सटेंड करते हैं। P इक्वल टू तो एफ इंटू वी ऊपर देगा। एफ को अब लिख रहा हूँ, एफ को कितना लिख देंगे? एम इंटू ए, एम इंटू ए को क्या लिख लो? ए को डी बाई डी टी लिख दिया। चले पहले इसी को कंप्लीट कर लेते हैं। एक तरफ है वी को रख दें, एक तरफ टी को रख दें। वी डी वी इक्वल टू एम इंटू वी डी वी इक्वल टू पी डी टी। इंटीग्रेट करते हैं। अगर पावर वेरिएबल दिया रहेगा तो इंटीग्रेट करके आंसर निकाल लोगे। यू से भी, 0 से टी, लेफ्ट साइड में बी वी डी वी का इंटीग्रेशन। हाँ जी वही आ जाएगा। पी डी टी का इंटीग्रल। कांस्टेंट के लिए इसका केस कर लिया, वेरिएबल के लिए यहीं से स्टार्ट कर लोगे। अगर वेरिएबल पावर दिया रहेगा तो यहीं से काम कर लेंगे। कांस्टेंट पावर के लिए तो पीछे ऑलरेडी कर रखे हम लोग। जहाँ पे पावर वेरिएबल दिया रहेगा, फिर से बता दूं, ओके, पावर की वैल्यू एफ इंटू वी होती है। एफ को कितना लिखते हैं? एम इंटू ए। इसके पहले एफ के जगह क्या लिखा था? बी डी एम बाई डी टी। वो अलग केस हो गया जहाँ मास वेरिएबल रहेगा, जहाँ पानी के बारे में चर्चा करेगा। मोटर वोटर या पाइप जा रहा है पानी में और पाइप में पानी जा रहा है, वैसे केस के लिए वो बता दिया। दूसरा जहाँ पे तो लाइक पावर और वेलोसिटी में रिलेशन डेवलप करना,
तो एफ को एम ए लिखा, ए को डी वी बाई डी टी लिख दिया, ए को क्या लिख दिया। अब क्या कर लिया, तो वी वाले को एक तरफ कर लिया, एम इंटू वी डी वी और पी इंटू डी टी। ये बोलते हैं इसे क्या, तो वेलोसिटी एंड टाइम में डिफरेंशियल इक्वेशन है। एक तरफ भी को कर लिया, एक तरफ टी को कर लिया, इसको क्या बोलते हैं, सब वेरिएबल्स को अलग अलग कर दिया। एक वेरिएबल वेलोसिटी है, एक वेरिएबल टाइम है, तो दोनों को अलग अलग कर दिया, एक तरफ डी वी कर दिया, एक तरफ। इसको इंटीग्रेट कर देंगे, बी डी वी का इंटीग्रेशन बी स्क्वायर बाई टू, अपर लिमिट लोअर लिमिट एम बाई टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, राइट साइड में पी डी टी हो गया इंटीग्रल। यहाँ पर जो भी पावर वेरिएबल दिया रहेगा, पी की वैल्यू 2t प्लस 3t स्क्वायर ऐसा कुछ दिया रहेगा, तो ये रख करके इंटीग्रेट कर देंगे तो रिलेशन आ जाएगा। 4 ऑप्शन में जो रहेगा टिक आउट कर लेंगे। अगर कांस्टेंट रहेगा पावर तो ऑलरेडी बता चुके हैं, तो p इंटू टी आएगा, ऑलरेडी कर रखे हैं, जो पहले कर रहे थे कांस्टेंट पावर वाला केस। या इतना लंबा ना करके कुछ लोग ऐसे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट यहीं पे आ सकते हैं। कौन सा नंबर, 5वां नंबर याद होगा लोगों को, बर्क एनर्जी थ्योरम। अभी बता था 5वां नंबर में क्या था, बर्कटन बाई ऑल फोर्स, तो इंटीग्रल ऑफ पी डी टी। बर्कटन को तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से इक्वेट कर देंगे, तो वहाँ से डायरेक्ट पहुँच जाओगे। बर्कटन को चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से इक्वेट कर देंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट पहुँच जाएंगे। बोलो बोलो, तो वन मोर, पी इंस्टेंटेनियस की वैल्यू, तो एफ इंटू वी, एफ की जगह पे कितना, एम इंटू ए की जगह पे कितना लिखूंगा, तो वी डी वी बाई डी एस। फिर से किस में वेरिएबल, लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया वी एंड एस में। एम इंटू वी एस का डी वी इक्वल टू पी डी एस इंटीग्रल में 0 टू, अब एस का फंक्शन आ गया, उसके इंटीग्रेट कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड में यू से वी जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में तो यू से वी एंड 0 टू पी, 0 टू एस या एस नॉट टू एस। लेफ्ट हैंड साइड में तो एम बाई 3, ये पूरा तो पावर की बात कर रहे थे। पावर में एक और फार्मूला क्या जरूरत पड़ती है हमें, इफिशिएंसी। इफिशिएंसी कैसे निकालते हैं हम लोग, आउटपुट पावर बाई, ये उतार लिया होगा लोगों ने। इफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, तो आउटपुट पावर बाई आउटपुट, जो आउटपुट देगा और इनपुट जो, लाइक सपोज समटाइम्स क्वेश्चंस में दिया रहता है, कोई आदमी क्या करा, कोई आदमी भूखा है तो क्या करेगा, जंप मारेगा क्या, नहीं मारेगा, लेकिन उसको खिलाओगे तो क्या करेगा, जंप करेगा वो। तो लिखा रहेगा उसने इतना ब्रेड खाया, और लिखा है एक ब्रेड में इतनी कैलोरी की एनर्जी है, समझ आई बात नहीं। तो करस्पॉन्डिंग एक ब्रेड में इतनी कैलोरी है जितना ब्रेड खाया, तो करस्पॉन्डिंग इतनी कैलोरी आ गई। तो वो जो खाया वो किसके रूप में लेंगे, इनपुट के रूप में, किसके रूप में, और खाया, खुशी हुई, फिर क्या करा उसने, एच हाइट जंप कर गया, कितना हाइट जंप कर गया, तो जो जंपिंग करा क्या मिला, आउटपुट, क्या मिला। ये होता काफ़ी बार होता है कि अगर आपको भोजन नहीं मिला तो आपको आवाज़ ही नहीं निकलता है, और जैसे खाना मिल गया तो आदमी बोलना शुरू करता, फिर रुकता ही नहीं है। एफिशिएंसी कितना, आउटपुट बाई इनपुट,
जो भी दिया रहेगा उसके अनुसार से काम कर लो। आउटपुट जो है mgh के रूप में मिलेगा, तो mgh आउटपुट पावर बाई इनपुट पावर। वो इनपुट किसी भी फॉर्मेट में लिख दिया जा सकता है, आइदर वे में। तो डायरेक्ट तो आपने किससे दे दिया, लाइक आपने एक एग्जांपल अपने भोजन से दिया, किस में दिया, भोजन से, तो इनपुट डाला तो करस्पॉन्डिंग आउटपुट मिला। समटाइम्स ये इनपुट किसके रूप में देते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे देते हैं। क्या देते हैं आप, काफ़ी बिजली लगता तो भी उछल जाता ना आदमी। इनपुट किसके रूप में दिया आपने, बिजली का झटका दिया। समझ आ गया वो लोगों ने, या कोई इनपुट दिया आपने, गर्म किया उसको, हीट किया। समझ आई बात, नहीं आई। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि सवाल रहता है कि आउटपुट, इनपुट एंड इफिशिएंसी। समटाइम्स दिया रहता है कि इफिशिएंसी इतनी है और आउटपुट इतना मिला तो इनपुट निकालो, या इनपुट इतना तो आउटपुट निकालो, या आउटपुट और इनपुट दिया हो तो क्या निकालें, तो एफिशिएंसी पता करें। तो पावर के क्वेश्चन से क्या पूरे फिजिक्स में या पूरे सिस्टम में, ये पूरे दुनिया में हर एक जगह पे इसकी जरूरत पड़ती है एफिशिएंसी निकालने का। कोई भी सिस्टम किस पे मैटर करता है, कोई भी सिस्टम का ग्रोथ किस पे मैटर करता है, एफिशिएंसी पे मैटर करता है। एफिशिएंसी का मतलब ये होता है कि इनपुट के करस्पॉन्डिंग कितना आउटपुट निकाला आपने, इनपुट के करस्पॉन्डिंग कितना आउटपुट आपको दे रहे हैं, वही मैटर करता है अल्टीमेटली। आउटपुट एंड इनपुट के रेशियो को ये क्या निकालते हैं हम लोग, तो एफिशिएंसी कहते हैं। एफिशिएंट पॉसिबिलिटी ये पैरामीटर यहाँ से मेजर करते हैं। क्लियर हो गया होगा लोगों को। तो फर्दर हम लोग मूव करते हैं। एक कैलोरी, हाँ 1 कैलोरी इक्वल टू कितना होता है, 4.2 जूल या 4.18 लेते हैं, जैसे रिक्वायरमेंट आपको। हाँ, टाइम से दोनों के लिए टाइम इक्वल दिया हुआ, आप दोनों के लिए टाइम बराबर माना है। अगर आपको लिखना है बर्कटन के टर्म्स में, दोनों में अगर टाइम बराबर लेकर के ऐसे लिखा गया, ये पावर यहाँ लिखा हुआ या mgh लिख दिया, तो वहाँ माना है कि पर सेकंड लिखा हुआ है। हाँ जी, या पर सेकंड मेजर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं हम लोग, पर सेकंड मेजर कर लेते हैं। 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल, 1 HP इक्वल टू 746 वाट, या कैलकुलेशन के लिए समटाइम्स 750 भी मान लेते हैं हम लोग। तो पावर के लिए तो ये इन्फॉर्मेशन से जहाँ भी पावर के क्वेश्चंस रहेंगे तो आप करेंगे। कुछ मिसलेनियस इन्फॉर्मेशन देख लें। लिया पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन दिया हुआ, क्या क्या BHP 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 जो लिए हमने देखा नहीं है, HP चलता है। नहीं, उसके लिए भी कुछ पावर चाहिए ना, मतलब ब्रेक लगाने के लिए उसका कुछ मतलब। हाँ, यही होगा सर। देख लें कोई स्पेसिफिक जगह पे कुछ लिखा हो, उससे मीनिंग निकल सकता है। बाकी ऐसे ही हॉर्स पावर में यूज करते हैं। यू इक्वल टू कितना होता है, x⁴/4 माइनस x²/2, मास 1 किलो है। बोला जा रहा है क्या है, तो टोटल एनर्जी इतनी है। टोटल एनर्जी कितनी है, तो 5 जूल है। सवाल क्या है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी है। मास की वैल्यू 1 किलो, पोटेंशियल एनर्जी माइनस x² प्लस x⁴/4। ऊपर देखेगा लो, पोटेंशियल एनर्जी x का फंक्शन दिया हुआ, पोटेंशियल एनर्जी किसका फंक्शन दिया हुआ, मतलब अलग x के लिए अलग पोटेंशियल एनर्जी होगी। हम जानते हैं कि टोटल एनर्जी 5 जूल है, कांस्टेंट होती है। तो टोटल एनर्जी कांस्टेंट है, 5 जूल है। वेलोसिटी मैक्सिमम निकालने को बोला, मतलब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, मतलब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। क्लियर बात होगी। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम चाहिए ना, वेलोसिटी मैक्सिमम निकालना हो तो काइनेटिक एनर्जी
मैक्सिमम मतलब पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी की मिनिमम वैल्यू ऊपर से निकाल लेंगे। वो एक्सप्रेशन इसलिए दिया है वो कि मैक्सिमम मिनिमम का एक्सप्रेशन है वो पोटेंशियल एनर्जी, ये फंक्शन है, इसको डिफरेंशिएट करके मैक्सिमम मिनिमम निकाल लेंगे इसका। एक टाइप ऑफ सवाल ऐसा होता है एनर्जी कंजर्वेशन में जहाँ पे टोटल एनर्जी दिया रहता है, पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन दिया रहता है, काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू या वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू बोला जाता है, तो पोटेंशियल एनर्जी की मिनिमम वैल्यू निकालते हैं, मिनिमम वैल्यू के लिए डिफरेंशिएट करके जीरो करते हैं, डी यू बाई डी एक्स, तो माइनस 2x/2 कैंसिल कर लेंगे, डी यू बाई डी एक्स को जीरो कर देंगे आप, तो कैंसिल करेंगे x³ माइनस एक्स कॉमन ले लेंगे, कितना आ रहा है, तो x की वैल्यू एक बार जीरो आ गई, एक बार कितनी आ जा रही है, ओके। तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू एक बार x जीरो पे चेक कर लें और एक बार ये x² 1 पे चेक कर लें, और दोनों में देख लेंगे मिनिमम कौन है। पोटेंशियल एनर्जी है क्या हमारे पास, पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन था क्या, -x²/2 प्लस x⁴/4। पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन में ये है, पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन -x² प्लस x⁴/4 जीरो रख दो, कितना आ रहा है पोटेंशियल एनर्जी, एक बार x की वैल्यू जीरो रख दें, एक बार यहाँ पे x की वैल्यू जीरो रख दें और दूसरी बार में क्या रख दें आप, तो x² की वैल्यू, दोनों मिनिमम कौन सा दिख रहा है, x² = 1 वाले केस में कितना आ जा रहा है, -1/4 आ जा रहा है, यहाँ पे डालोगे पोटेंशियल एनर्जी की मिनिमम वैल्यू, डाटा भी यही मिनिमम एक्सेप्ट होगा। इन दो वैल्यू जब आते हैं तो एक तरीका ये भी तो कि वैल्यू डाल के चेक कर लें कहाँ पे मिनिमम मिल रहा है, तो जीरो पे और जीरो आ जा रहा है और 1 पे क्या आ जा रहा है, -1/4। इन दोनों मिनिमम कौन सा हमारा, ये वाला मिनिमम है, मिनिमम वैल्यू ये है, तो हम जानते हैं ऑलरेडी कितना हमारा पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक = 5 जूल। हम जानते हैं इन दोनों में ये अगर मैक्सिमम होगा तो वो क्या होना पे ऑटोमेटिक, तो मिनिमम वैल्यू कितना आ जा रहा है, -1/4, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकल जाएगी, तो k max विल बी 21/4, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना, तो v की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगा, अच्छा 2 इसमें जा रहा, बाकी एक देख लें यहाँ पे क्या करते हम लोग, तो ये वाला प्रोसेस बता रखा था कि पोटेंशियल एनर्जी x/z का फंक्शन दिया हुआ, किसका दिया हुआ, x/z, फोर्स कैसे निकाल लेते हैं, तो -du/dr करके, -du/dr करके क्या निकालते हैं आप, फोर्स निकालते हैं। वहाँ पे तो x/z का फंक्शन है तो पार्शियल डेरिवेटिव यूज करते हैं, fx/fz ∂u/∂x, डब्बा वाला फार्मूला ही बोला था इसे, x कंपोनेंट निकालने के लिए, तो u को किसके रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करते हैं, अब i z को क्या मानते हैं, y कंपोनेंट निकालने के लिए y के रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करेंगे, x z को कांस्टेंट, और f z निकालोगे, ये वाला केस याद होगा,
तो एक तो यू दिया रहेगा, तो ये काम करने के लिए याद हो गया कि फोर्स कैसे निकालते हैं, और दूसरा ये यू दिया हुआ है, फोर्स निकाल लिया, फोर्स को जीरो कर देंगे तो क्या निकल जाता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन, क्या निकल जाता है। और याद होगा कि वापस उस पोजीशन को कहाँ डाल दिया, पोटेंशियल एनर्जी वाले एक्सप्रेशन पे, तो वो क्या निकल गया था, पोटेंशियल एनर्जी एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, पोटेंशियल एनर्जी एट, ये एक फंडा भी और क्वेश्चन भी इसमें हमने कर लिया था शुरू में ही। क्या दिया रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन, डिफ्रेंशिएट करेंगे, बाहर निगेटिव लगा देंगे, क्या निकल जाएगा, अगर इक्विलिब्रियम निकालना होगा तो उसको जीरो कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी निकालो, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है उस वैल्यू को कहाँ रख देंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी वाले एक्सप्रेशन में, तो क्या निकल जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये पूरा फिनोमेना आपने देख लिया था। बाकी इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट आता है, यहाँ पे देख लेंगे। पता हो गया कि इक्विलिब्रियम के लिए क्या करना होता है, फोर्स को जीरो कर देते हैं। फोर्स को क्या किससे इक्वल कर देंगे आप, तो क्या निकल जाता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन। उसी को आगे चलेंगे तो आगे जब सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ेंगे तो उसी को क्या बोलते हैं, मीन पोजीशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मीन पोजीशन। यहाँ पे क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन, उसी को वहाँ पे जाके क्या बोलते हैं, मीन पोजीशन। उसी को न्यूटन में क्या बोलते थे, नेट फोर्स जीरो कर दिया, इक्विलिब्रियम मिल बोला जा रहा था, तो एफ नेट जीरो करके क्या निकाल लेते हैं हम लोग, इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो मैं बोलना चाहता हूँ यहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन तक तो किसी को दिक्कत नहीं है ना। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में आप बोलना चाहता हूँ कि इक्विलिब्रियम जो है तो दो टाइप का यूज करते हैं हम लोग, स्टेबल एंड अनस्टेबल, स्टेबल एंड अनस्टेबल। इसका टेस्टिंग दो तरीके से किया जाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए। एक तो एक पोटेंशियल एनर्जी के बेसिस पे करते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होना चाहिए और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, एनर्जी बेसिस पे ऐसा करेंगे। एंड दूसरा तो स्टेबिलिटी टेस्ट कहाँ से करते हैं, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट से। तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट क्या है, प्रोपोर्शनल हो और अपोजिट हो। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट प्रोपोर्शनल एंड अपोजिट, तो क्या बोलेंगे आप, अस्टेबल। आप प्रोपोर्शनल है सेम डायरेक्शन में, अनस्टेबल। नेट फोर्स जीरो, तो उसे क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम दो तरह के डिवाइड करेंगे, एक स्टेबल और दूसरा अनस्टेबल। अस्टेबल के लिए टेस्टिंग दो तरीका है। एग्जाम्पल के रूप में तो अस्टेबल का एग्जाम्पल ऐसा देते हैं, ये तो कटोरा ले लें, कटोरा में तो यहाँ पे बॉटम पे कोई ऑब्जेक्ट रख दें, तो ये वाला केस क्या है, किस में डालते हैं आप, लेफ्ट वाला स्टेबल के लिए, राइट वाला। यहाँ पे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है हमारे, मिनिमम है, और यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम है। ये दूसरा देख लेंगे, यहाँ पे याद होगा, यहाँ से जैसे इसको डिस्प्लेस करेंगे तो फोर्स क्या लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। डिस्प्लेसमेंट आपने किधर दिया, यहाँ से ऐसे दिया, तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ दिया, तो राइट में दिया, जबकि फोर्स जो लगेगा लेफ्ट लगेगा, वापस लौट जाएगा। तो ये बोलते हैं फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या है हमारा, अपोजिट है। तो ये कौन सा पोजीशन है, अस्टेबल इक्विलिब्रियम है। यहाँ पे नेट फोर्स जीरो है, यहाँ से जैसे डिस्प्लेस इधर करो लेफ्ट में, तो फोर्स कहाँ लग जाएगा, राइट में लग जाएगा। ऐसे सिचुएशन को क्या बोलते हैं हम लोग, अस्टेबल। जबकि यहाँ पे धक्का दोगे तो डिस्प्लेस राइट किया, अब फोर्स भी राइट लग रहा है। डिस्प्लेसमेंट कहाँ दिया, अब फोर्स भी कहाँ लग रहा है, तो क्या बोलेंगे उससे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे उसे, धक्का जैसे इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस करते हैं और अपने ओरिजिनल लेंथ को रिस्टोर कर देता है, तो ऐसे सिचुएशन को क्या बोलते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम का केस। हाँ, वो जो पोजीशन है स्टेबल है या अनस्टेबल, उसकी टेस्टिंग करते हैं, पोजीशन की टेस्टिंग करते हैं। किसकी टेस्टिंग करते हैं,
पोजीशन की टेस्टिंग करते हैं। समझ आई बात नहीं आई? अरे ऐसे ही समझे ना कि रात में तो डर सभी को लगता है। समझ आई बात नहीं? रात में डर सभी को लगता है। और किसी को तुमने क्या करा कि कुछ एक स्टोरी सुनाई और भागने के लिए तैयार हो गया कि तो बोलते हैं उसको डरपोक है। समझ आई बात नहीं? दूसरा को ऐसा भी हो सकता है ना कि तुमने स्टोरी सुनाई और वो खुश हुआ, बहुत आनंद लिया, फिर आराम से वहीं पे जमा हुआ। कोई नया स्टोरी सुनाओ। हाँ, नहीं सुनाने का मतलब तुम्हारा पर्पस था कि तुम किसी का टेस्ट ले रहे हो, मतलब हो दोनों वहीं पे है। बट ये बोला कि इक्विलिब्रियम में दोनों है, बट किसका इक्विलिब्रियम है? स्टेबल और किसका अनस्टेबल है? किसका स्टेबल और किसका अनस्टेबल है? समझ आई बात नहीं है? ऐसे बोलो जरा। जैसे यहाँ पे इतने लोग बैठे हुए हैं, शंका सबको है कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, सबके मन में सवाल रहता है, कोई भी कंफर्म नहीं है। और हमने 2-4 एग्जाम्पल दिया कि उसका तो हुआ नहीं, उसका तैयारी किया उसका हुआ नहीं, उसका तैयारी किया उसने हुआ नहीं, तो वो सोचा कि ऐसा अब हमारा भी नहीं होगा, तो कुछ लोगों ने छोड़ दिया। तो इसको क्या बोलेंगे? वो लोग कैसे थे? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में थे। और यहाँ पे लोग बैठे, किसी को हमने बोला तुम्हारा नहीं होगा, वो जम गया कि नहीं करके दिखाऊंगा, तो क्या बोलेंगे उससे? उसको मैंने क्या करा, उसको मैंने तो उसको, हाँ जी, उसको हमने उसको क्या करते हो उसको, हाँ, डिमोटिवेट करने की कोशिश करी थी हमने, लेकिन उसने और क्या हो गया? मोटिवेट हो गया। तो वो किस में था? वो पहले स्टेबल इक्विलिब्रियम में था, वो सोच के आया था मुझे करना ही है, और उसको मैंने डिमोटिवेट किया तो और लगा कि इसको करके मैं दिखाता ही हूँ। समझ आई बात नहीं? हमसे होगा कैसे नहीं, मैं करके दिखाऊंगा, इसको मैं साबित करूंगा। समझ आई बात नहीं आई? तो वो क्या किस में था? अस्टेबल इक्विलिब्रियम में था। जबकि 2-4 एग्जाम्पल हमने ऐसा दिया, उसी में बोला कि चलो किसी का होता ही नहीं है तो हम भी अब तरह पहले ही छोड़ देते हैं। तो वो क्या थे? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में पहले थे, पहले वो उस तरफ ज़्यादा झुकने वाले थे। यही सेम यहाँ दिख रहा है कि ऑलरेडी जैसे लुढ़का है, क्या करें इसको? तो इसको उधर खींच ही लिया, तो इसे क्या बोलेंगे? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में ये भी है और वो भी है, दोनों के क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम। एग्जाम्पल ये रहता है, ये जो है ना, तुमने स्प्रिंग का एग्जाम्पल ले लो। स्प्रिंग वाला केस किस में है? अस्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है। स्प्रिंग को खींचोगे तो क्या होता है? वो अपोजिट डायरेक्शन फोर्स लगाता है। समझ आई बात नहीं? तो कौन सा इक्विलिब्रियम हुआ? अस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये आगे चल के हम लोग देखेंगे जो भी अस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा तो वहाँ पे एसटीएम की पॉसिबिलिटी होगी। सुना होगा स्प्रिंग मास सिस्टम क्या करता है? एसटीएम करता है ना। स्प्रिंग मास सिस्टम किस में था? अस्टेबल इक्विलिब्रियम में था, क्योंकि आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे एसटीएम का ये कंडीशन होता है कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होना चाहिए? अपोजिट होना चाहिए। एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होना चाहिए? अपोजिट होनी चाहिए। चले फिलहाल जो है तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि एक सवाल किताबों में मिलेगा तुम्हें, एफ एंड एक्स। हाँ जी, अपने ओरिजिनल स्टेट को रिगेन कर रहा है ना वो। अनस्टेबल होगा। अनस्टेबल होगा क्या? हम लोग वहीं से स्टार्ट करें, जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ से देखेंगे, जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ से देखेंगे। तो जब छोड़े तो क्या हुआ? जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ से देखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट तो राइट में है ना, अब फोर्स कहाँ लग रहा है? पीछे लग रहा। नहीं समझ में आई बात कुछ? हम लोग देखते कहाँ से हैं? जहाँ से स्टार्ट करते हैं वहाँ से मीन पोजीशन से देखते हैं। तो हर एक समय में क्या दिखेगा तुम्हें? मैक्सिमम इलोंगेशन जो पूरा मोशन को एक ही लाइक स्ट्रिंग में पढ़ेंगे, ऐसे नहीं कि सिर्फ इसी को देखना। मैं बोल रहा हूँ कि स्प्रिंग यहाँ है, मीन पोजीशन से खींचा, यहाँ तक गया और फिर लौटेगा और फिर इधर जाएगा लौटेगा, ये पूरा एक ही मोशन होगा। हमारा रेफरेंस यहीं से स्टार्ट होगा, मीन पोजीशन से रहेगा। हम ऐसा ब्रेकआउट करके इंडिविजुअल मोशन नहीं कि यहाँ से देखेंगे, नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। समझ आई बात नहीं आई? अगर हमने एक बार उस मोशन के लिए मान लिया कि मीन पोजीशन हमारा रेफरेंस है, तो अब वहीं से काउंट करेंगे। तो जब राइट की तरफ ले जा रहे हैं तो फोर्स कहाँ लग रहा है? लेफ्ट लग रहा है।
तो अपोजिट हो गया। अब मीन पोजीशन से टेस्ट कर रहे हैं, जब लौट रहा है तो फोर्स किधर हमारा लेफ्ट, जबकि डिस्प्लेसमेंट किधर हमारा राइट है। फिर से क्या क्या हो गया हमारे, समझ आई बात नहीं आई। मैं बोल रहा हूँ कि एक बार रेफरेंस फिक्स कर लिया, ऐसा अपनी सोच स्टार्ट करेंगे कि हमने आप स्प्रिंग को खींच रहे हैं ना, तो जहाँ से खींचना शुरू किया वही कंडीशन से तुम मेजर करोगे पूरा। अगर ईच एंड एवरी मोमेंट पे रेफरेंस चेंज करेंगे तो गलत हो ही जाएगा ना। ऐसा हमें कुछ साबित नहीं करना है। एसएचएम कैसा मोशन है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में मोशन होता है। एसएचएम कैसा मोशन होता है, आप वो ईच एंड एवरी मोमेंट पे अपने ओरिजिनल स्टेट को रिगेन करने की कोशिश में लगा रहता है। ईच एंड एवरी मोमेंट पे क्या करना चाहता है वो, इक्विलिब्रियम पोजीशन। यहाँ बताओ ये दोनों ही क्या हमारे इक्विलिब्रियम पोजीशन है। अब यहाँ पे तो ये x1 है और ये क्या हमारा x2 है, x1 एंड x2, तो ये इसको बोलते हैं क्या हमारा है, ये स्टेबल है और ये हर एक किताब में सवाल दिया रहता है, एक बार टेस्ट करके समझ लोगे तुम। ये बेटा बताओगे ये पोजीशन इक्विलिब्रियम में, बता सकते हो है या नहीं है, ये है ना, ये इक्विलिब्रियम में क्यों है, क्योंकि यहाँ फोर्स 0 है। ये फोर्स वाली ग्राफ देख रहे हैं, इस लाइन पे फोर्स 0 है, तो ग्राफ यहाँ पे इंटरसेक्ट है, यहाँ पे फोर्स 0 तो इक्विलिब्रियम है। और ये भी क्या है फोर्स 0, मतलब इक्विलिब्रियम तो ही गारंटी है। तो x1 x2 इक्विलिब्रियम है, बट अब क्या पता करना है कि x1 इक्विलिब्रियम में कौन सा वाला है, स्टेबल या अनस्टेबल। तो ये देखोगे यहाँ पे बहुत आसान है, यहाँ से आगे जाओ, यहाँ से आगे गया राइट की तरफ गया तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ पॉजिटिव, जबकि फोर्स क्या है तो दोनों अपोजिट हुआ नहीं हुआ। यहाँ से आगे जाके टेस्ट करते हैं तो क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट आगे के लिए डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव और फोर्स, तो ये तो स्टेबल इक्विलिब्रियम का कंडीशन था। ये पीछे जाके टेस्ट करो, पीछे जाके टेस्ट करा, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव अपोजिट हुआ नहीं हुआ, समझ आ गया वो लोगों को। ये कॉमन सा है, एग्जैक्टली उससे आगे या पीछे, समझ आई बात नहीं आई। अगर किसी का दिल टूट गया तो पता है कि टूटे हुए दिल से संगीत निकलता है। अगर उसकी कहानी जानना चाहते हो तो उसकी कहानी जानने के लिए उससे आगे एक कहानी अपनी सुनाओ। देखो तुरंत वो पूरा उगल देगा, अरे मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। ये कॉमन सा, मतलब ये तो करते ही है। अगर कहीं कोई तुम्हारा गेंद कुछ भी खेलते हो तो गेंद खो जाता तो क्या करते हो, अगर कोई गेंद खो गया, बॉल खो गया, तो उस तरह से एक और बॉल फेंक के देखते कहाँ जाता हो और वहीं पे जाकर ढूंढते हैं। अरे उसको देखते रहते हैं ना, पहली वाले पे नजर नहीं था, बट दूसरे वाले को जब फेंकते तो क्या करते, देखते रहते किधर जा रहा है, फिर उसी के आसपास जाकर ढूंढते हैं। ऐसा नहीं करा आप लोगों ने? हमने ये दोनों स्टोरी ट्राई किया, गेंद वाला भी करा हम लोगों ने और वो दिल टूटने वाला भी करा, कि किसी को मतलब पता था कि इसका दिल टूटा, से बता नहीं रहा कौन सी स्टोरी है इसकी, तो उसको अपने एक सुनाया कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ था, और ये तुरंत अरे हमारे साथ ही तो ऐसे हुआ था। चले फिलहाल बोले कि यहाँ से आगे जाके बताते हैं, कुछ एक स्टोरी बनाया कि चलो आगे आगे गए तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, क्या बोलेंगे अस्टेबल, पीछे जाके सुनाते हैं डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है। ये काफी लोग देखना नहीं समझ पाते, उनको आगे पीछे जाके देखोगे, आगे गए डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव फोर्स, अस्टेबल इक्विलिब्रियम की कहानी है। ठीक है, ये समझ आया? यहाँ से आगे जाओ, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव फोर्स पॉजिटिव, अनस्टेबल है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव फोर्स पॉजिटिव, तो कैसे इक्विलिब्रियम, समझ आ गया वो लोगों को? ओके, नेक्स्ट टाइम करते हैं आगे।